Hydrolysis of proteins. Hey everyone, welcome back to my channel. Let's start with the hydrolysis of protein. In this video, we will mainly focus on how proteins digest in our body. अब ये जो proteins होते हैं ना, हमने लास्ट वीडियो जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा था तो उसमें भी मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जो प्रोटीन्स है ना उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए उनको अपने आप को हाइड्रोलाइज करना पड़ता है अमाइनो एसिड में ताकि वो बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट कर पाएँ। तो हम इस वीडियो में वी विल मेनली फोकस ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स की हाउ प्रोटीन्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स है वो किससे बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स के। जब एक या दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में इंटरलिंक करते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला जब बॉन्ड बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जब दो अमाइनो एसिड में से बाहर निकलता है तो तब कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, और उससे क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन विच फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स है ना हमारी बॉडी में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की वजह से हेल्प डाइजेस्ट होते हैं। वो कौन से एंजाइम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम? दीज आर कॉल्ड प्रोटीएसिस और पेप्टाइडेसिस। ठीक है, प्रोटीन्स को अपने आप को बॉडी में डाइजेस्ट करवाने के लिए एंजाइम्स की हेल्प चाहिए। वो एंजाइम्स कौन से हैं? प्रोटीएसिस और पेप्टिडेसिस। अब अगर हम पेप्टिडेसिस को, प्रोटीएसिस को ही पेप्टिडेसिस बोलते हैं, अगर हम इसके देखें टाइप्स देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन में किस साइड पे मतलब अपने आप को अपना एक्शन शो कर रहे हैं, तो वो दो तरह के। सबसे पहले एंडोपेप्टिडेसिस, एक्सोपेप्टिडेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोपेप्टिडेसिस की। इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को अंदर वाली साइड से। ठीक है, जैसे सपोज करो दिस इज अ चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, बीच में यहाँ पे एंजाइम्स वर्क करेंगे इंटरनल साइड पे। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सा क्या इंक्लूड होगा, कौन कौन से मतलब वो एंजाइम्स यूज़ होंगे? पेप्सिन और ट्रिप्सिन यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोपेप्टाइसिस। इसमें क्या होगा? टर्मिनल साइड पे, यहाँ पे टिप वाली साइड पे, पॉलीपेप्टाइड चेन की जो टिप वाली साइड पे है वहाँ पे जो एंजाइम्स लगेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सोपेप्टाइडेसिस। और इसके अंदर कौन से आते हैं एंजाइम? कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस और अमाइनो पेप्टाइडेसिस। ठीक है, ये सेपरेट करते हैं अमाइनो एसिड को इंडिविजुअली, अलग अलग कर देते हैं इसको। ठीक है, एक इधर वाली साइड पे, एक इधर वाली साइड पे, बीच में जो करते हैं उसको एंडो बोलते हैं। आउटर वाली साइड पे जो टर्मिनल्स वाली साइड पे करते हैं वो कौन से हैं? एक्सोपेप्टाइसिस। ठीक है, अब प्रोटीन डाइजेशन जो है ना वो हमारी बॉडी में स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक है, और स्टमक से स्टार्ट होती है, कंप्लीट कहाँ पे जाके होती है? इंटेस्टाइन में। प्रोटीन ना बक्कल कैविटीज में उसका कोई डाइजेशन नहीं होती, इट्स डाइजेशन स्टार्ट ओनली इन द स्टमक। ठीक है, और कंप्लीट कहाँ पे जाके होती है? इंटेस्टाइन की। किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिर प्रोटीन्स बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस है। सबसे पहले जब प्रोटीनिशियस फूड हम लेते हैं बक्कल कैविटी में जाएगा। बक्कल कैविटी में प्रोटीन्स की कोई डाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सलाइवा जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है उसके पास कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम नहीं है, कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसीलिए नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन अ बक्कल कैविटी। ठीक है, वहाँ पे बक्कल कैविटी के बाद स्टमक में जाएगा फूड। ठीक है, स्टमक में जाके ही प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होगी, और कंप्लीट कहाँ पे होगी? मैंने पहले ही बता दिया, कंप्लीट कहाँ पे होगी? इंटेस्टाइन में होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टमक में प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, बोथ मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एंड केमिकल एक्शन अकर ऑन फूड इन द स्टमक। जो भी प्रोटीनिशियस फूड है उसकी मैकेनिकल एक्शन में क्या आएगा कि फूड को चर्न करना, उसको मिक्स करना गैस्ट्रिक जूसेस में, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होंगे, वो मिक्स होंगे जो फूड खाया उसके साथ, वो फिर आगे डाइजेशन करेंगे। ठीक है, केमिकल एक्शन जो प्रेजेंट है, केमिकल जो प्रेजेंट है स्टमक में वो एक्ट करेंगे उस प्रोटीनिशियस फूड पे। तो वही सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? मैकेनिकल और केमिकल एक्शंस का फूड के प्रोटीनिशियस फूड के ऊपर स्टमक में। ठीक है, अब केमिकल एक्शंस की बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल एक्शंस होंगे। सबसे पहले
In stomach, the food is mixed with the gastric juices of the gastric gland, secretion controlled by the proteinaceous gastric hormone secreted by the adjectivin cells of the pyloric mucosa. ठीक है, अब क्या होगा, स्टमक में जब फूड स्टमक में आ गया, फूड मिक्स हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो सिक्रीशन निकलती है गैस्ट्रिक जूसिस उसके साथ मिक्स हो जाएगा फूड। ठीक है, अब ये जो सिक्रीशंस है ना, ये अंडर कंट्रोल होती है। कौन कंट्रोल करके रखता है ये वाली सिक्रीशंस को? प्रोटीनिशियस गैस्ट्रिक हार्मोन है। अब ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? जो स्टमक का पाइलोरिक म्यूकोजा है उसके जो अर्जेंटेफिन सेल्स है वो इसकी गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट, जो कि गॉबलेट सेल्स से बना हुआ है, HCl से 2 प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब कौन से प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट है? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। यही मेन फंक्शन करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन में। ठीक है, और साथ में एक वीक गैस्ट्रिक लिपेस और एंजाइम भी प्रेजेंट है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि HCl जो स्टमक में प्रेजेंट है उसका क्या रोल है, वो कैसे हेल्प कर रहा है प्रोटीन की डाइजेशन में। अब हमारी जो स्टमक में HCl फॉर्म्स अबाउट 0.3% ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। जो HCl है वो 0.3% गैस्ट्रिक जूसेस बना रहा है। अब ये क्या हेल्प कर रहा है? ये क्या करता है, जो भी फूड हम खाते हैं अगर उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको किल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सलाइवा के एक्शन को रोकता है। साथ में क्या करता है, ये जो एंजाइम्स है पेप्सिनोजन उसको एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके इसको किस में चेंज कर देता है? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को किस में चेंज कर देता है? रेनिन में। ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इज। ठीक है, साथ में ये एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है पेप्सिन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और क्या करता है HCl? ये फूड को सॉफ्टन करता है ताकि वो ईजिली बॉडी में डाइजेस्ट हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिनोजन की। अब ये पेप्सिनोजन का क्या रोल है? एक ये प्रो एंजाइम है जो कौन सिक्रीट करता है? पेप्टिक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो पेप्टिक सेल्स हैं वो ये प्रो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इट इज़ मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। ये वाला एंजाइम ना ज़्यादा एक्टिव एसिडिक मीडियम में होता है, और ये इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये जितने भी डाइटरी फूड्स है उसको डाइजेस्ट करने में वह हेल्प करेगा। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन्स आ जाएंगे जो डाइटरी प्रोटीन्स जिसको ये कैपेबल है, जिसके लिए ये अपने डाइजेस्ट करने के लिए? उसके अंदर आते हैं कोलेजन, जो हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंटली प्रोटीन मिलता है। ठीक है, जो जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। मैंने इसका आपको उस वीडियो में बताया था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बट कैनोट डाइजेस्ट कैरेटिन प्रोटीन्स ऑफ हेयर, नेल्स एटसेट्रा। ये डाइटरी प्रोटीन, ये जो पेप्सिनोजन है ये डाइटरी प्रोटीन्स को तो ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, बट ये जो कैरेटिन प्रोटीन्स है जो हमारे हेयर नेल्स में मिलता है वो वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ है इसके लिए, मतलब नहीं कर सकता ये। ठीक है, अब पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में चेंज हो जाता है, ऑटो कैटेलाइसिस हो जाती है इसकी। ठीक है, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन में, और साथ में क्या निकल आता है? इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब पेप्सिनोजन के ऊपर ऑटो कैटेलाइसिस हुई, HCl ने अपना एक्शन परफॉर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ 1.2 to 1.8 pH, तब वो चेंज हो गया था पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या, अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, एंडोपेप्टाइड पेप्टिडेज है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना एंडोपेप्टिडेज, एंड हाइड्रोलाइसिस द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टियोसिस बाय हाइड्रोलाइजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म बाय द ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ऑन देयर कार्बन टर्मिनस साइड। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये क्या करता है? अब ये प्रोटीन्स के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टियोसिस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसकी क्या करके? पेप्टाइड बॉन्ड्स की हाइड्रोलाइज करके। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स किससे बने होते हैं? वो वाले मतलब उन दोनों अमाइनो एसिड के बीच वाले पेप्टाइड बॉन्ड को कर देता है हाइड्रोलाइज, जो कि ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, उनके टर्मिनियस साइड पे। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स किस में चेंज हो गए? पेप्टोन्स और पेप्टियोसिस में। किसकी वजह से? पेप्सिन की वजह से, जो कि कितने पीएच पे वर्क कर रहा है? 1.2 to 1.8 पीएच पे वर्क कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम था मतलब किसने उसको सिक्रीट किया था? पेप्टिक सेल्स ने सिक्रीट किया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पेप्टिक सेल्स ने सिक्रीट किया। वो एक्टिव था,
एसिडिक मीडियम में वो ज़्यादा एक्टिव था, उसने क्या किया, पेप्सिन और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को। अब वो जो पेप्सिन बना वो आगे जाके प्रोटीन पे एक्शन करेगा उस, और प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा, पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में। अब ये जो प्रोटियोसिस है ना, दे आर द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के सबसे लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ द पेप्सिनोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रोरेनिन, ठीक है। हमने दो पढ़े थे ना एंजाइम, एक एंजाइम जो उसमें हेल्प करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन में। एक तो हमने पढ़ लिया कि पेप्सिनोजन है, उसका क्या रोल है, वो मतलब पेप्सिन बनाएगा, पेप्सिन आगे जाके प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रोल ऑफ प्रोरेनिन भी। अब ये जो प्रो एंजाइम ना, इट इज़ फर्स्ट एक्टिवेटेड बाय एक्सेल इन एसिडिक मीडियम टू रेनिन विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिल्क प्रोटीन कोगुलेटिंग फैक्टर। ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम है ना, प्रो एंजाइम है, इसको सबसे पहले एक्टिवेट कौन करेगा, HCl। कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और उसको मतलब एक्टिवेट करके किस में चेंज कर देगा, रेनिन में। रेनिन क्या, अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग मिल्क प्रोटीन कोगुलेटिंग फैक्टर है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीनिएज, ठीक है। ये क्या करता है, इट हाइड्रोलाइसिस मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन सेसिन टू पैरासेसिन। ये क्या करता है, ये जो मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन है, जो मिल्क में मिलता है प्रोटीन के सेसिन, उसको चेंज कर देता है पैरासेसिन में। अब ये पैरासेसिन क्या करता है, इट इज प्रेसिपिटेटेड स्पॉन्टेनियसली एज कैल्शियम पैरासेसिनेट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। अब ये जो पैरासेसिन है, ये प्रेसिपिटेट होके कैल्शियम पैरासेसिनेट की फॉर्म में आ जाता है और कर्ड बन जाता है। जैसे कर्डलिंग, दूध का फट जाना ना, वो कर्ड बन जाता है, वैसे ही ये जो प्रोटीन है सेसिन से, जब पैरासिसिन बनेगा वो प्रेसिपिटेट होके कर्ड की फॉर्म आ जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रोरेनिन चेंज हो गया, एक्टिव होकर रेनिन में कन्वर्ट हो गया, किसकी एक्टिवेशन की वजह से, HCl ने जब उस प्रोरेनिन पे अपना एक्शन परफॉर्म किया तो वो रेनिन में कन्वर्ट हो गया, साथ में इनएक्टिव डाइपेप्टाइड निकल गया। अब ये जो रेनिन है, ये क्या करेगा, ये रेनिन है क्या, एक मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन कोगुलेटिंग फैक्टर है ना, ये क्या करेगा, सेसिन जो है मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन, उसको चेंज कर देगा पैरासेसिन में विच इज सॉल्युबल, एंड देन पैरासेसिन आगे जाके क्या किस में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कैल्शियम पैरासेसिन, जो कि सॉलिड कर्ड है, और वो फिर आगे जाके पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ये मतलब रेनिन का क्या काम है कि जो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, ये आपका मिल्क क्यों फटा, मतलब क्यों वो फट के, उसका क्या रोल है, इससे कर्डलिंग ऑफ मिल्क का क्या है, इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द पीरियड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन मिल्क प्रोटीन। इससे क्या होगा, जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगी ना, तो उसको पेप्सिन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टाइम मिल जाएगा, स्पेशली किसके लिए, सेसिन में, स्टमक, फॉर द प्रॉपर डाइजेशन के लिए पेप्सिन को टाइम मिल जाएगा, किसकी वजह से, कर्डलिंग ऑफ मिल्क की वजह से। इसीलिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ रेनिन डिक्रीजेज विद एज, जैसे जैसे किसी भी पर्सन की एज बढ़ती है तो रेनिन का जो अमाउंट है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और सो इट इज़ एब्सेंट इन अडल्ट मैन और ऐसी जब मैन अडल्ट हो जाता है, ठीक है, उस एज में तो रेनिन तो एब्सेंट ही हो जाता है। तब वहाँ पे कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन करता है, तब वहाँ पे कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क की एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द फूड इन स्टमक इज थिक एसिडिक एंड सेमी डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड काइम, ठीक है। जो फूड स्टमक में प्रेजेंट है वो थिक एसिडिक और पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस फूड को हम बोलेंगे काइम। या अब ये क्या होगा, अब ये आगे क्या होगा, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स अबाउट 3 to 5 hours बट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फूड इंजेस्टेड। गैस्ट्रिक जो डाइजेशन है वो अपना 3 से 5 घंटे लेगा, बट ये डिपेंड भी करेगा कि किस तरह का फूड लिया गया, ठीक है। गैस्ट्रिक डाइजेशन डिपेंड करता है कि किस तरह का फूड लिया गया और कितना टाइम ले रहा है, वो 3 to 5 hours ले रहा है अपनी डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूसेस अपना जो डाइजेशन के लिए डिपेंड करता है कि किस तरह का फूड लिया गया है, उसी हिसाब से वो फिर एक्शन परफॉर्म करता है। अगर तो हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन देखें तो उसके लिए 2 to 3 hours लगेंगे, जबकि फैटी मील को डाइजेस्ट होने में के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अबाउट 3 to 6 hours टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अब तक कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे पेप्सिनोजन और रेनिन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा
प्रोटीन डाइजेशन में इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी डाइजेशन हो जाती है प्रोटीन की। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन इंटेस्टाइन। हेयर द काइम इज मिक्सड विद 3 एल्कलाइन जूसेस। यहाँ पे जो फूड, जो स्टमक से फूड आया दैट इज थिक एसिडिक, ठीक है, वो आगे जब इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो इंटेस्टाइन में 3 एल्कलाइन जूसेस के साथ वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 3 एल्कलाइन जूसेस है? एक तो बाइल है जो कि लीवर से आ रहा है, दूसरा है पेनक्रेटिक जूस जो पेनक्रियास से आ रहा है, और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उधर से आ रहा है। ये सारे ये जितने भी तीनों एल्कलाइन जूस है ये किस मीडियम में वर्क करते हैं? ये एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का क्या हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या रोल है इनका। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बाइल हैज़ नो एंजाइम सो इट हैज़ नो केमिकल एक्शन ऑन प्रोटीन। अब ये जो बाइल लीवर से आया था उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, इसीलिए वो प्रोटीन की केमिकल एक्शन में कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट जो पेनक्रिएटिक जूसेस है उसके पास 3 एल्कलाइन प्रोटीएसिस होते हैं जो कि आगे उसकी प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन। अब ये क्या, ये एक प्रो एंजाइम है जो फर्स्टली एक्टिवेटेड बाय द एंटीरोकाइनेस एंजाइम जिसको एंटीरोपेप्टाइडेस भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन एज शोन बिलो। अब हम देखते हैं ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हुआ किसकी प्रेजेंस में? एंटीरोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। किस में चेंज हो गया? ट्रिप्सिन में। इसकी ऑटो कैटालाइसिस हुई, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में और इस एंजाइम की हेल्प से। ट्रिप्सिनोजन किस में चेंज हो गया? ट्रिप्सिन में, और साथ में क्या बाहर निकल गया? इनएक्टिव डाइपेप्टाइड। अब ये ट्रिप्सिन जो बना इसका क्या काम है? ये है क्या एक्चुअली? ट्रिप्सिन जो है इट इज़ एन एंडोप्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड hydrolysis the peptones and proteases into the peptides by hydrolyzing peptide bonds on carbon terminus side of the arginine and the lysine amino acid। अब ये जो ट्रिप्सिन बना था ये एंडोप्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करेगा? जो पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस है, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, कैसे हाइड्रोलाइज करेगा? जो भी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट थे आर्जिनाइन और लाइसिन अमाइनो एसिड के बीच में उसको हाइड्रोलाइज कर देगा और उसको किस में चेंज कर देगा? पेप्टाइड्स में। ठीक है, कौन सी साइड पे? जो पॉलीपेप्टाइड चेन की कौन सी साइड पे? कार्बन टर्मिनियस साइड पे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये देखो, पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस ट्रिप्सिन की वजह से किस में चेंज हो गया? पेप्टाइड्स में। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये इट ऑल्सो एक्टिवेट अदर प्रोएंजाइम। ये इसको तो एक्टिवेट करता ही करता है पेप्टाइड्स को, और किस प्रोएंजाइम्स को एक्टिव करता है? जैसे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन की हेल्प से वो किस में चेंज हो जाता है? काइमोट्रिप्सिन में। जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेस में। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेस के बारे में। ये भी एक ये कौन सा एंजाइम है? एक्सोपेप्टिडेस है, और ये क्या करता है? सेपरेट करता है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड फ्रॉम द कार्बन टर्मिनियस में। मतलब ये वाला जो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये एक अमाइनो एसिड को सेपरेट करता है कौन सी साइड से? टर्मिनल साइड से। ये जो साइड है, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ से वो सेपरेट करता है अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइनल जूसेस का। हमने बाइल का पढ़ लिया कि उसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, इसलिए वो प्रोटीन्स के ऊपर कोई अपना केमिकल एक्शन नहीं शो करते। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पेनक्रियाटिक जूस जिसके पास 3 एल्कलाइन प्रोटीएसिस एंजाइम थे। उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रिप्सिनोजन जो कि एंटीरोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से किस में चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन में। ऑटो कैटालाइज होकर ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। ट्रिप्सिन आगे जाके फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स को। ठीक है, वहाँ पे हमने और भी पढ़ा था कि ट्रिप्सिन और अदर प्रोएंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है जैसे कि क्रीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस की। इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या है? दीज कंटेन 2 एल्कलाइन प्रोटीएसिस। इसके पास 2 एल्कलाइन प्रोटीएसिस एंजाइम्स प्रेजेंट है। एक तो है अमाइनो पेप्टिडेज जिसको एरिप्सिन भी बोलते हैं, और दूसरा डायपेप्टिडेज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइनो पेप्टिडेज के बारे में। ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइज करता है द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड नाइट्रोजन टर्मिनस ऑफ द पेप्टाइड चेन टू रिलीज अमाइनो एसिड 1 by 1। ये हाइड्रोलाइज करता है टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्या रिलीज करने के लिए? अमाइनो एसिड रिलीज करने के लिए। ठीक है, और एक एक करके ये अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन सी साइड से?
नाइट्रोजन टर्मिनस ऑफ द पेप्टाइड चेन, जहाँ पे जो पेप्टाइड चेन में जहाँ पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन वाला, वहाँ से वो रिलीज करेगा अमाइनो एसिड्स को वन बाय वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टिडेज के बारे में। इट हाइड्रोलाइज द डाईपेप्टाइड टू रिलीज द अमाइनो एसिड। हमने देखा था ना कि ट्रिप्सिन बना था, ट्रिप्सिन से जब ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना था, साथ में इनएक्टिव डाईपेप्टाइड भी बना था, ठीक है। तो इनएक्टिव डाईपेप्टाइड को आगे जाके वो हाइड्रोलाइज करके वो किस में चेंज कर देगा, अमाइनो एसिड्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस है, इट कंटेन्स अ नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीज एंटीरोकाइनेज विच एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। इंटेस्टाइनल जूस के पास भी एक नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट है जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द इंटेस्टिनल जूस। अब हम इसकी एक बार स्कीम देख लेते कि हाउ प्रोटीन डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। सबसे पहले जो प्रोटीन्स थे उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस ने अपना काम किया, पेप्सिन ने उसको कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स प्रोटीसिस और पॉलीपेप्टाइडेसिस में, ठीक है। साथ में नेक्स्ट ये जितना ये जो पार्ट है ये सारा स्टमक में हुआ था। दिस पार्ट टेक इन द स्टमक। बक्कल कैविटी में तो कोई रोल नहीं था प्रोटीन्स, मतलब वहाँ पे तो डाइजेशन हुई नहीं थी। स्टार्ट तो स्टमक से हुई थी। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस निकले थे। उन्होंने उसमें से पेप्सिन एंजाइम जो था उसने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो प्रोटीओसिस है ये जब आगे जाएंगे इंटेस्टाइन में, वहाँ पे केमिकल एक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टेसिस पेप्टाइड जूस जो पैनक्रेटिक जूसेस से 3 वहाँ पे आए थे ना, बाइल, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल का तो कोई रोल नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसके पास एंजाइम ही नहीं था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए पैनक्रेटिक जूस ने उसके पास थे 3 एल्कलाइन प्रोटीएसिस। तो वो कौन कौन से थे, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड। उन्होंने क्या चेंज इसको किस में चेंज कर दिया, पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस को पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में। आगे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड पे इंटेस्टाइनल जूसेस ने अपना एक्ट किया। इंटेस्टाइनल जूसेस के पास भी 2 एल्कलाइन प्रोटीएसिस एंजाइम थे, कौन कौन से, अमाइनो पेप्टिडेस और डाईपेप्टिडेस। इन्होंने क्या किया, पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स को कंप्लीटली किस में चेंज कर दिया, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स का साइज प्रोटीन्स के कंपैरेटिवली थोड़ा लेस होता है, ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएगा उसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसीलिए प्रोटीन्स को अपने आप को डाइजेस्ट करवाने के लिए बॉडी में अमाइनो एसिड में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.